हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 2 11th क्लास का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर पढ़ने के लिए या फिर क्वांटम नंबर की ज़रूरत आपको बहुत सारी चीज़ों में है, ठीक है। जैसे आप इसी चैप्टर में इस टॉपिक के बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें क्वांटम नंबर का यूज़ होता है, ठीक है। और अगर आपको क्वांटम नंबर की नॉलेज नहीं है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी नहीं कर सकते, ठीक है। साथ साथ में इसके बाद जो आपका चैप्टर आएगा पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है आपका चैप्टर 3, उसमें भी पूरा का पूरा वो कॉन्फ़िगरेशन बेस है। इसके बाद का बाद वाला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम हेयर, पूरा का पूरा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको ये इसकी ज़रूरत है भाई, ठीक है। ये क्वांटम नंबर और 3 लॉ हैं आपके। एक है आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दूसरा हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तीसरा आउबर प्रिंसिपल। ये 3 रूल और ये इन दोनों को मिला के एक चीज़ पढ़ाई जाती है, नाम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक है 11th क्लास का केमिस्ट्री क्वांटम नंबर, ठीक है। सीबीएसई नीट जेई में आएगा भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर बेसिकली 4 तरीके के हैं बेटा। क्वांटम नंबर 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले देखिए क्वांटम नंबर होते क्या है। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की हम इंफॉर्मेशंस पता करते हैं बाय यूजिंग क्वांटम नंबर, और वो सारी चीजें पता करने के लिए हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। पहला है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको n से डिनोट करते हैं, उसको ऑर्बिट या शेल भी कहते हैं। फिर है ऑर्बिटल, या फिर उसका दूसरा नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय L, और उसी को सबशेल कहते हैं, ठीक है। फिर लास्ट होगा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको m से डिनोट करते हैं, और वो होते हैं आपके ऑर्बिटल्स, ठीक है। फिर है स्पिन क्वांटम नंबर, और इसी को हम रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के उस पर देखते हैं, ठीक है। अच्छा, आपका है क्वांटम नंबर। देखिए बेसिकली क्वांटम नंबर क्या है, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशंस पता करने के लिए आप चीजें यूज करते हो, उसे बोलते हैं क्वांटम नंबर। कि इलेक्ट्रॉन भाई कहां पे है, किसके साथ है, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, न्यूक्लियस से वो कौन से ऑर्बिट पे है, उस ऑर्बिट में है तो उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, उस ऑर्बिट में है तो उस ऑर्बिट की न्यूक्लियस से दूरी क्या है। ये सारी चीजें हम पता करेंगे बाय यूजिंग क्वांटम नंबर। इसमें आपका जो आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है, स्पेक्ट्रम के अंदर एनर्जी जो पढ़ी होगी कि भाई इलेक्ट्रॉन मेरा किसी भी रैंडम ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18 1/n² Z² जूल पर एटम में आता है। ये क्लियर है। और उसमें आपने बोर्स रेडियस भी पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें हम इसमें पता करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एटम के बारे में, एटम में सबसे पहले देखेंगे भाई कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है। उसके बाद ऑर्बिट पता कर लेंगे, तो हम ऑर्बिट के अंदर एक और चीज होती है, देखो ऑर्बिट को और क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं, ठीक है। शेल के अंदर क्या होगा, सब शेल। ऑर्बिट को हम बोलते हैं आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की नॉलेज पता करने के बाद हम जाते हैं कहां पे, उसके अंदर वो होगा आपका सबशेल। सबशेल की सारी नॉलेज पता करने के बाद हम जाएंगे उसके ऑर्बिटल्स के अंदर। फिर ऑर्बिटल्स में आपके मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमता है या फिर इस तरीके से। अच्छा, दुनिया में कोई भी साइंटिस्ट ऐसा नहीं बता पाया आज तक कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में या ऑर्बिट में किस तरीके से घूम रहा है। वो क्लॉक की डायरेक्शन में घूमेगा कि एंटी क्लॉक, दोनों सही मान लिए जाते हैं। वो ऐसे भी घूम रहा है तो भी सही है, ऐसे भी घूम रहा है तो भी सही है, ठीक है। ये लोग आप ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ लोगे। क्वांटम नंबर पहले देखिए बेटा, क्वांटम नंबर इज अ वैल्यू दैट डिस्क्राइब द एनर्जी अवेलेबल इन एटम, ठीक है, एंड मॉलिक्यूल। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के अंदर कितनी एनर्जी है, सारी चीजें बताएगा। मोरओवर इट डिफाइन द ट्रेजेक्ट्री एंड मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसके अंदर, एटम के। ट्रेजेक्ट्री समझते हो ना, कहां से कहां कैसे मूव कर रहा है, किस तरीके से है मूव कर रहा है, तो भाई उसका मोमेंटम होगा। मोमेंटम, अगर कोई चीज स्ट्रेट मूव करती है तो उसे नॉर्मल लीनियर मोमेंटम कहते हैं, कोई चीज ऐसे घूमती है तो उसमें जो एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम इसमें पता करेंगे। 4 तरीके के क्वांटम नंबर है बेटा आपके। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं n से, उसी को हम बोलते हैं ऑर्बिट और उसी को बोलते हैं शेल। ठीक है, अच्छा शेल के अंदर क्या आता है भाई? शेल के अंदर आते हैं आपके ऑर्बिटल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर और इसी को हम बोलते हैं सब शेल। और एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं किससे? एल से। किससे? एल से। फिर आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल को हम बोलते हैं सब शेल। ठीक है, उसके अंदर आता है आपका ऑर्बिटल्स, जिसको डिनोट करते हैं एम से। फिर आता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं एस से। उसमें क्या पता करते हैं भाई कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है कि ऐसे घूम रहा है, हालांकि कोई नहीं बता पाया, वो तो बहुत इजी वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बोल रहे हैं भाई? एन से डिनोट होता है, ऑर्बिट होगा या फिर शेल। ठीक है, ठीक। इट टेल अस अबाउट, सबसे पहला क्या बताता है हमें? एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इन एन एटम। ठीक है, जैसे मेरा कोई भी इलेक्ट्रॉन सपोज किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो क्या उस ऑर्बिट की मैं एनर्जी पता कर सकता हूं? एन पता करके, अगर मुझे एन पता है, एन पता है मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या वैल्यू होती है भाई उस एनर्जी की? En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18, 1/z², किसमें? जूल पर एटम में। ठीक है, अगर मुझे पता है कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, तो n की जगह 3 डालूंगा और एनर्जी कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, अगर मुझे पता चलेगा मेरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, n की जगह 1 डालूंगा, एनर्जी कैलकुलेट कर लूंगा। हाँ, अगर मुझे ऑर्बिट पता है तो उस ऑर्बिट की मैं उस ऑर्बिट की मैं एनर्जी पता कर लूंगा कि उस ऑर्बिट में मेरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो किस एनर्जी पे है वो। ठीक है, तो एनर्जी पता कर सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला है इस वाला, En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18, 1/n²z² जूल पर एटम। दूसरा हम क्या पता कर सकते हैं भाई कि भाई सपोज ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। मेरा सपोज इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, तो मैं भाई न्यूक्लियस से उसकी दूरी पता कर लूंगा बाय यूजिंग बोर्स रेडियस। तो बोर्स रेडियस क्या कहता है भाई? बोर्स रेडियस क्या कहता है? Rn से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है 52.9 इंटू 10 की पावर -12, याद है? -12। ठीक है, n²/z, और ये किसमें आता है? मीटर में। ठीक है, n की वैल्यू पता चलेगी तो मैं रेडियस निकाल लूंगा। देखो ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, बोर्स रेडियस का। तीसरा और लास्ट, हम देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में टोटल 3 चीजें पता कर सकते हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी रैंडम ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो क्या पता कर लोगे? एनर्जी। फिर दूसरा क्या पता कर सकते हो? अगर आपको ऑर्बिट पता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन फलाना रैंडम ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो भाई मैं उसका न्यूक्लियस से दूरी निकाल लूंगा, मतलब वो क्या होगी? रेडियस। क्या होगा? रेडियस। ठीक है ना, रेडियस। तीसरा, अगर मुझे ये पता है कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन किसी भी रैंडम ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो मैं ये भी पता कर सकता हूं भाई कि उस ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2 होंगे, दूसरे में क्या होंगे? 8, तीसरे में 8। ऐसे ही आप सबने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका बेसिक फॉर्मूला है जो आपने 9th में पढ़ा होगा, 2n²। ठीक है, तो ये है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। सॉरी, इन एन एटम नहीं बेटा, ये तो गलत लिख दिया जी, इन एन एटम नहीं है, ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट। ठीक है, इन एन ऑर्बिट क्या फॉर्मूला होता है? 2n²। ठीक है, n की वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 डालेंगे तो ऐसे ये सबने पढ़ा होगा। ठीक है, ये सबने। तो आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से टोटल 3 चीजें पता कर सकते हैं, एनर्जी, ठीक है, रेडियस, और उस ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। क्लियर? ये 3 चीजें पता कर सकते हो। लिख लिया बेटा जी, नोट कर लीजिए। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बस ऑर्बिट के बारे में बताएगा, बाहर वाले क्षेत्र के बारे में, बाहर वाले पोर्शन के बारे में। अब बाहर वाले पोर्शन की तो नॉलेज पता चल गई, आप घुसेंगे उसके अंदर शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कहते हैं, और इसके अंदर वाली चीज क्या होगी? सब शेल। क्या होगी? सब शेल। तो शेल की नॉलेज पता करने के बाद हम पता करेंगे सब शेल्स के बारे में। क्या? सब शेल्स के बारे में। स्टार्ट करें बेटा, नोट कर लिया सबने? 3 चीजें याद रखिएगा, 3 चीजें पता करते हैं इसकी। क्लियर है? ओके, अब आता है आपका ये है आपका एंगुलर, एजीमुथल, सब्सिडियरी, इसी को सेकेंडरी भी कहते हैं।
सेकेंडरी क्वांटम नंबर, और डिनोट होता है एल से। किससे होता है? एल से। इट टेल अस अबाउट, ये क्या क्या बताएगा भाई हमें? देख लो, ये 3 चीजें बताएगा हमें टोटल, नहीं 4 चीजें बताएगा। ये कहां से गायब होगा? देखिए देखिए, पहला क्या बताएगा भाई? इट इज डिनोटेड बाय एल, ये एल से डिनोट होता है, ये एल है, ये आई नहीं है बेटा, ये एल है, ठीक है ना, एल। सबसे पहले डिनोट होता है एल से। दूसरा, इट टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ सब शेल्स, कि भाई सब शेल कितने तरह की है। सब शेल, शेल के अंदर क्या होता है? सब शेल। जैसे यूनिट के अंदर सब यूनिट होती है, ठीक है ना, एक फ्लैट के अंदर कमरे होते हैं, ठीक है, तो फ्लैट तो एक ही है, उसके अंदर कमरे जाएंगे तो वो सब हो जाते हैं, ठीक है ना, ओके, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय एल। इट टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ सब शेल। देखिए बेटा, अभी तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे ना, तो 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, 1 to 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं। वहां तक जो एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उसी के लिए बस अभी तक बनाए गए हैं सब शेल्स, वो है एसपीडीएफ। एसपीडीएफ, हालांकि साइंटिस्टों ने और भी सब शेल्स को बता दिया है कि भाई ये अगर कोई भी फ्यूचर में और एलिमेंट डिस्कवर होगा तो ये सब शेल होगा उसके लिए, ठीक है। अच्छा, टोटल अभी जो आपको पढ़ने हैं वो पढ़ना है एसपीडीएफ, ठीक है, एसपीडीएफ, एसपीडीएफ। इसको लाइन से ही याद रखना है, इसको ऊपर नीचे नहीं करना, जैसे सारे गामा पाधानी सा, सेम हेयर, ठीक है, एसपीडीएफ। क्लियर? एसपीडीएफ क्लियर है? एसपीडीएफ इसी तरीके से आप लोगों को याद रखना है, एसपीडीएफ। अच्छा, एसपीडीएफ में जो एस होता है, एस भाई किसी चीज को तो शो कर रहा होगा, एस होता है आपका स्पेरिकल, सॉरी एस का मतलब होता है शार्प, एस मतलब शार्प, और पी होता है प्रिंसिपल, डी होता है डिफ्यूज एंड एफ होता है फंडामेंटल, ठीक है। एस फॉर शार्प, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज एंड एफ फॉर फंडामेंटल। अच्छा, इसके बाद जो है फिफ्थ वाला सब शेल उसे कहते हैं जी, फिफ्थ वाला इज जी, और जो सिक्स्थ वाला है उसे कहते हैं एच। हालांकि जी को हमें एनसीईआरटी में एक बार यूज कर रखा है, ठीक है, लेकिन नीट और जेई में जब आप पढ़ोगे, मैं लिखवा दूंगा टेबल सारी की सारी, लेकिन जब आप नीट और जेई में पढ़ोगे ना तो जी और एच भी यूज करता है, उसके बाद वाला यूज नहीं करता, ठीक है। टोटल 6 सब शेल यूज करेगा, लेकिन जो अभी तक एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उसमें भाई ये यूज होते हैं एफ तक। क्लियर है सबको? क्लियर? क्लियर, ठीक है। It tell us about the number of subshell SPDF in any main shell, किसी भी मेन शेल में, ठीक है। It also represent angular momentum, भाई इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसमें एंगुलर मोमेंटम आएगा ही। मैं अगर सीधा चल रहा हूं, सीधा ऐसे 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 करके चलूं तो मेरे पे लीनियर मोमेंटम आ रहा है। मास है, वेलोसिटी है, मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम, ठीक है। अब मैं ऐसे ऐसे घूमने लगूंगा, ऐसे 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 एक सेंटर के उसमें, एक सेंटर की दूरी से, तो भाई चल रहा हूं, मेरी बॉडी पे मास भी है, मेरी बॉडी पे मास है और मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है, बॉडी पे मास है, मूव कर रहा हूं तो मोमेंटम भी है। लेकिन उस सेंटर से जो मैं सर्कल बना रहा हूं, उस सेंटर से उस सर्कमफेरेंस की दूरी क्या है? वो रेडियस होगी। तो क्या जनरेट हो गया? एंगुलर मोमेंटम, एमवीआर। एमवीआर सबने सुना होगा, एमवीआर, मास इनटू वेलोसिटी एंड व्हाट? रेडियस। दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। क्या जनरेट होता है? एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम पता करने के लिए, अच्छा यहां तक हो गया, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड शेप, उसके शेप भी सब शेल के बताऊंगा अभी सारे के सारे, क्लियर, ठीक है। फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल कैसे होता है? इस तरीके ना, तो उसका फॉर्मूला भी ये दे रखा है आपको, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं सही से लिख देता हूं एंगुलर मोमेंटम का। ये अंडर रूट है बेटा, ये एल हो गया, ये l+1 हो गया, ये h/2 पाई हो गया। ये आपका क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल। क्लियर है? शेप भी सबके अलग अलग शेप है, जैसे एसपीडीएफ, एस फॉर शार्प, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज एंड एफ फॉर फंडामेंटल, एफ फॉर फंडामेंटल। ऐसे ही एस का शेप होगा, बना दूंगा सारे में, सब बना दूंगा। एस का जो शेप होगा, एस का वो होता है स्पेरिकल, पी का होता है डंबल, डी का होता है डबल डंबल एंड एफ का होता है ट्रिपल डंबल। एनसीईआरटी में एफ का शेप नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी अगर आप गूगल करेंगे ना बेटा तो आपको मिल जाएगा, वो ट्रिपल डंबल होता है। क्या होता है? ट्रिपल डंबल, ट्रिपल डंबल। वो सारी चीजें अभी दिखा दूंगा मैं आपको, क्लियर है? शेप ऑफ, ठीक है। उसके बाद यहां पे वैल्यू ऑफ एल
वैल्यू ऑफ एल, अगर आपको मतलब कहने का ये हुआ, अगर आपको एन की वैल्यू पता है तो उसमें कितने एल होंगे ये भी आप पता कर सकते हो। तो उसका फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, देखना ध्यान से बेटा जी, सपोज कहता हूं भाई मेरे पास n की वैल्यू है 5, ठीक है, n की वैल्यू 5 है, मतलब ऑर्बिट कौन सा है 5 है, तो उसमें सब शेल कितने होंगे, सब शेल, तो आप l कैसे निकालोगे भाई, l 0 से कहां जाएगा, -1 तक, तो 0 1 2 3 एंड 4, समझ आ गया। देखो n-1 क्या होगा भाई, n क्या है 4 ही होगा, और कहां से 0 से, ठीक है। अगर सपोज आपको n की वैल्यू 3 दी गई तो l क्या होगा बेटा जी, इसी करता हूं ना, l क्या होगा 0 1 2 0 1 2, क्लियर है, क्लियर क्लियर, ओके ठीक। ऐसे ही आपको सबसे पहला ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम याद रखना बेटा। एंगुलर मोमेंटम कौन सा, ऑर्बिटल कौन सा है भाई, l+1 ब्रैकेट में और h/2π, और ये पूरा का पूरा किसमें है, अंडर रूट में, किसमें, अंडर रूट में। उसके बाद आप ये पता कर सकते हो कि भाई अगर आपको पता है वैल्यू n की वैल्यू पता है तो उसमें कितने नंबर ऑफ l होंगे वो आप पता कर सकते हो, 0 to -n। सपोज n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 2 होती तो कितने l हो सकते थे, 0 और 1, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, हर ऑर्बिटल के लिए l की अलग अलग वैल्यू है, हर ऑर्बिटल के लिए अलग अलग वैल्यू है l की। s के लिए जो हम किसे कहते हैं, s को क्या कहते हैं, शार्प, क्या कहते हैं, शार्प, क्या कहते हैं, शार्प, सही से लिख दूं क्या, शार्प, 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 s फॉर शार्प क्या होती है भाई, l की वैल्यू 0, क्या होगी, l की वैल्यू s के लिए 0, और फिर ये p उल्टा लिख दिया है ना, p होता है आपका प्रिंसिपल, क्या होता है, प्रिंसिपल, p फॉर प्रिंसिपल, d फॉर डिफ्यूज, एंड f फॉर फंडामेंटल, क्लियर। देखिए s फॉर शार्प और s के लिए l की वैल्यू 0 है, ठीक है। फिर आता है आपका p फॉर प्रिंसिपल, जैसे मैंने बोला SPDF याद रखना है आपको लाइन से, SPDF ये आगे पीछे हो गया है लेकिन इसको यहां लिखना है, इसको यहां लिखना है, क्लियर है, ठीक है। SPDF s के लिए l की वैल्यू होती है 0, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, और p फॉर प्रिंसिपल। ऐसे ही d क्या होता है, d फॉर डिफ्यूज, l की वैल्यू इज 2, ठीक है। f फॉर फंडामेंटल, और f के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, क्या होती है, 3 होती है, क्या होती है बेटा, 3 होती है, 3। s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। ऐसे ही SPDF के बाद क्या आता है, g के लिए क्या होगी, l की वैल्यू 4, और h के लिए क्या होगी, 5 होगी, ठीक है ना, h के लिए 5 होगी। अभी टेबल में आगे सारा लिख दूंगा मैं, क्लियर है बेटा, क्लियर। फिर फोर्थ आपका क्या है, नंबर ऑफ सबशेल इन मेन एनर्जी लेवल इज इक्वल टू n, ठीक है। नंबर ऑफ सबशेल कितने सबशेल होंगे, ये सारी चीजें अभी आपको दिखा दी जाएगी, क्लियर है, जल्दी नोट करिए। पूरे रिलेशन अभी अगले पेज पे ड्राइव कर दूंगा, ड्राइव क्या पूरे लिख दूंगा, सारे के सारे, ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से, क्लियर, डन। देखिए यहां पे हम रिलेशन लिख रहे हैं बेटा, रिलेशन लिख रहे हैं किसका, n और l का। जैसे हमें पता है कि जो l होता है वो 0 से लेके कहां तक जाता है, -1 तक। अभी आपने देखा, अगर मैं ऐसे कहता हूं कि भाई n की वैल्यू मेरे पास 1 है, n की वैल्यू मेरे पास 2 है, n की वैल्यू मेरे पास 3 है, n की वैल्यू मेरे पास 4 है, इसके लिए l की वैल्यू क्या होगी भाई, 0 से लेके n-1 तक, तो n-1 क्या होगा, वो 0 ही होगा, ठीक है। और इसके लिए l की वैल्यू क्या होगी, 0 1, इसके लिए l की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2, इसके लिए l की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 एंड 3, परफेक्ट है, ठीक है।
मतलब अगर आपको n की वैल्यू पता है तो उसमें आप सारे l निकाल लो। क्या निकाल लोगे? सारे के सारे l निकाल लो। अच्छा, अब सब शेल कितने तरीके के पढ़े हैं बेटा? हमने 4 तरीके के पढ़े हैं। SPDF, ठीक है, जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए उसके अकॉर्डिंग 4 ही हैं, लेकिन 2 मैंने आपको और बता दिए। SPDF, F के बाद आता है G, उसके बाद H। तो फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर होंगे उसके लिए आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे पहले लिख देते हैं बेटा, एक आपको बनाना है बेटा टेबल सब शेल्स SPD एंड F, फिर G और H। ये क्या होता है बेटा? शार्प। दिस इज व्हाट? प्रिंसिपल। बोलो P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर बोलो डिफ्यूज, F फॉर फंडामेंटल। G के लिए हमें कोई पता नहीं है अभी तक, H के लिए भी हमें पता नहीं है। क्लियर है? अच्छा, इसके लिए L की वैल्यू, इनके लिए L की वैल्यू क्या होगी बेटा? हाँ, S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2, 3, 4, 5। अभी हमने देखा ही, ठीक है। और इनके शेप भी लिख देता हूं मैं, अब इनकी सबके शेप भी लिख देता हूं, ठीक है। किसका क्या शेप होगा? S होता है शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज, F फॉर फंडामेंटल। और अब शेप लिखते हैं सबके। शेप्स ऑफ सब शेल्स, ठीक है ना। सब शेल के सारे शेप सबके लिख देते बेटा। करें? ठीक है। बना के दिखाऊंगा नहीं, बनाऊंगा बाद में। चलो बना भी दूंगा, वैसे कोई परेशानी नहीं है, या बना ही देता हूं। ठीक है, यहां लिख देता हूं सब शेल, ठीक है, सब शेल ऐसे लिख दिए। उसके बाद सब शेल लिखने के बाद शेप का नाम, शेप, फिर लिख देता हूं यहां पे डायग्राम, है ना, डायग्राम। शेप किस तरीके का है, ठीक है बेटा। ये देखिए बेटा, करें। SPDF, G और H, इनके लिए तो अभी कुछ है ही नहीं, ठीक है, इनके लिए तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। S के लिए होता है बेटा, क्या शेप होता है बेटा? शार्प, सॉरी स्फेरिकल। क्या होता है? स्फेरिकल। S के लिए स्फेरिकल। S फॉर शार्प होता है, उसका शेप होता है स्फेरिकल। फिर होता है आपका डंबल। P का होता है डंबल। क्या होता है? डंबल, ऐसे उठाने वाला, जिम वाला डंबल, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा अलग सा दिखेगा आपको। डंबल। ये होता है डबल डंबल। फिर होता है ये ट्रिपल डंबल, ठीक है। S के लिए क्या है बेटा? स्फेरिकल। परफेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा, ये बनता कैसे? स्फेरिकल ऐसे दिखेगा आपको, गोला सा, सेंटर के बाद स्फेरिकल, ठीक है। ये आपको दिखेगा इस तरीके से, डंबल। ये डंबल, इस तरीके का डंबल होता है, ठीक है, डंबल। P का डबल डंबल इस तरीके से होता है, ठीक है। ट्रिपल डंबल 3D में। समझ आ गया बेटा? ये एक ही एक्सिस पे होगा, एक ही एक्सिस पे, ये 2 एक्सिस पे होते हैं, ये 3 एक्सिस पे। क्लियर है? क्लियर? इस तरीके से दिखते हैं बेटा ये। फास्ट, जल्दी नोट करिए। तो अभी आपने 2 चीजें पढ़ ली हैं। सबसे पहला आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपको पता है तो आप 3 चीजें पता कर सकते हैं बेटा। क्या क्या पता कर सकते हैं? पहला पता कर सकते हैं कि भाई एनर्जी, उस ऑर्बिटल में उसकी क्या एनर्जी है, ऑर्बिट में, सॉरी। फिर आप उसका रेडियस पता कर सकते हैं उस ऑर्बिट का। फिर उस ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। फिर आप आए एजीमुथल क्वांटम नंबर पे, एंगुलर मोमेंटम्स को एंगुलर क्वांटम नंबर कह रहे हैं। सबसे पहले आपको ये पता चला कि भाई जो एंगुलर क्वांटम नंबर है या सब्सिडरी क्वांटम नंबर है उसको एल से डिनोट करते हैं। एल से डिनोट करने के बाद आपको ये पता चला कि भाई उसमें अभी 4 तरीके के सबशेल हैं।
SPDF, ठीक है। SPDF तरीके के 4 तरह के सबशेल हैं। 4 तरीके के सबशेल पढ़ने के बाद आपने उनके स्ट्रक्चर्स देखे, उनके नाम देखे और हर सबशेल के लिए L की वैल्यू क्या है। फिर आपने देखा कि भाई जो हमने अभी तक एलिमेंट डिस्कवर किए उसके लिए तो हमने 4 ही पढ़े हैं SPDF सबशेल, लेकिन फ्यूचर में और भी एलिमेंट तो डिस्कवर हो सकते हैं, तो उसके लिए और सबशेल को पहले ही बता दिया गया है, वो है G और H, SPDF GH, SPDF GH, 4 ही याद रखने हैं आपको, लेकिन G वर्ड यूज करा गया है NCERT के अंदर, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। क्लियर है, कहीं ना कहीं आपको बेटा दिख जाएगा, क्लियर, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये हो गया, इन सब की वैल्यूज आपने देख ली। अगर आपको n की वैल्यू पता है तो आप l निकाल लोगे बेटा, क्या निकाल लोगे, l, ठीक है ना। जैसे इसमें और देखें हम, इसमें थोड़ा और नज़र घुमाएं हम तो देखना, हाँ n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0, मतलब कौन सा सबशेल आएगा, s, क्योंकि l 0 किसके लिए होता है, s के लिए, ठीक है। n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0 1, तो मतलब इसमें कौन कौन सबशेल आ गए, s और p, ठीक है, देखो है ना, ठीक है। अगर n की वैल्यू 3 है तो 3 आ गए 0 1 2, तो इसमें s p और d, तो समझ आ गया इसमें SPDF, समझ आ गया ये बेटा, ठीक है ना। जल्दी नोट कर लीजिए इसको, बढ़ते हैं अब आगे। क्लियर 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 क्लियर, कर दो बेटा आगे। चलिए बेटा जी, अब आ गया आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय m, इट टेल अस अबाउट, ये हमें क्या क्या बताएगा बेटा, ये क्या क्या बताएगा। सबसे पहला, इट इज डिनोटेड बाय m, इट टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कि भाई एक सबशेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, एक सबशेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, एक सबशेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, क्लियर है, ठीक। एंड ओरिएंटेशन, एंड ओरिएंटेशन मतलब इसके जो ऑर्बिटल होंगे उनके मैं आपको पूरे के पूरे एक्सिस पे उनकी शेप बना के दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे S का होगा तो किस तरीके से होगा एक्सिस के ऊपर, P होगा तो किस तरीके से होगा, D होगा तो किस तरीके से होगा, समझ गए, और F होगा तो किस तरीके से होगा। ऑफ ईच सबशेल वैल्यूज और वैल्यूज ऑफ m-1, ये l+1, ये l है, ठीक है ना। m जो होगा वो -l से +l तक होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग 0, फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ईच सबशेल वो क्या होगा 2l+1, 2l+1, ठीक है, वो तो अभी निकाल लेंगे हम। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन मेन एनर्जी सेल इज इक्वल टू n², ये तीनों लिख लीजिए, अभी दिखाता हूं सारी की सारी चीजें आपको मैं, जल्दी फास्ट। क्लियर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, इसको याद रखिएगा बेटा, इसको भी याद रखिएगा। अभी देखिए इसका करिश्मा देखिए, किस किस तरीके से क्या क्या चीजें पता, मतलब आपने देखा कि अगर आपको n की वैल्यू पता है तो आप l की वैल्यू निकाल सकते हो ना, n की वैल्यू अगर आपको पता है तो n की वैल्यू निकाल लोगे। क्या होता है 0 से लेके n-1 तक, यही फॉर्मूला होता है l का, l इज इक्वल टू 0 to n-1, ये होता है फॉर्मूला, क्या निकालने के लिए, l निकालने के लिए। इसमें करें, चलिए देखिए, तीनों नोट कर लीजिएगा बेटा। अब देखिए जरा ध्यान देखिए, रिलेशन बिटवीन L एंड M। सबसे पहले आप कोई भी हम किसी भी ऑर्बिट के लिए लेके चलते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद m की निकालेंगे, ठीक है। पहले बता देता हूं, देखो ये दो चीजों को याद रखना बेटा। पहला जो L है वो 0 से लेके कहां गया n-1 तक, सही है। फिर दूसरा जो आप निकालोगे, अब m निकालोगे, वो जाएगा -l से 0 तक, फिर कहां जाएगा +l तक, ठीक है, +l तक, ठीक है। जैसे सपोज कहता हूं, ध्यान सुनना, इसमें 3 चीजें इंक्लूड हो गई। n क्या हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, m क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सपोज कहता हूं, देखो आप बोलो बेटा कौन से n की वैल्यू लूं, उसके लिए सब खोल दूंगा, बताओ n बोलो 4, n की वैल्यू मैंने ले ली बेटा जी 4, तो n से मैं क्या निकाल लूंगा, सबसे पहले n से मैं निकाल लूंगा l की वैल्यू, क्या निकाल लूंगा l की वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला मुझे पता है। तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, l की वैल्यू क्या हो सकती है 1 हो सकती है, l की वैल्यू क्या हो सकती है 2 हो सकती है, l की वैल्यू क्या हो सकती है 3 हो सकती है, हाँ कि ना बोलो,
और तो कुछ नहीं होगी भाई, और तो कुछ नहीं होगी एल की वैल्यू, हाँ कि ना बोलो, ठीक है। अच्छा मुझे सबके लिए एल की वैल्यू पता चल गई। अब मैं एल पता है तो मैं एम नहीं निकाल सकता क्या? एम बिल्कुल सबके मैग्नेटिक निकाल सकता हूं, तो निकाल लेता हूं। देखो फॉर्मूला क्या है एम निकालने के लिए, एल पता है तो माइनस एल से प्लस एल तक। अब ये इसका मैं एम निकालूं तो इसका माइनस 0 से प्लस 0, मतलब ये 0 ही रहेगा, 0 रहेगा। ये क्या होगा इसका एम -1 से कहां जाएगा 0 फिर +1 तक हो गया। इसका m कहां जाएगा -2 1 माइनस का फिर 0 फिर प्लस का 1 फिर प्लस का 2, ये कहां जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 और 3। क्लियर है? यही जो है आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल है। यही L0 किसके लिए होता है भाई? एक मिनट सुनो 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 सुनो, अब सुनो बेटा, L0 किसके लिए होता है? S के लिए, हाँ कि ना, जल्दी बोलो। L1 P के लिए, ये D के लिए, ये F के लिए। ये जो निकले हैं ना आपके ये सारे ऑर्बिटल हैं। M की वैल्यू कितनी आई है L के लिए, L0 के लिए 1, तो मतलब S में कितने ऑर्बिटल होते हैं? ये ऑर्बिटल है, दिख रहा है, ये चौकोर बॉक्स दिख रहा है, ये ऑर्बिटल है। इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है। ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा आपको पता ही नहीं चले कभी, ना कोई बता पाया आज तक इसको कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। परफेक्ट है बेटा। इसमें कितने होते हैं भाई? 3 है, दिख रहे हैं, 1 2 3, समझ आया? इसमें कितने हैं? 5, ठीक है। तो कितने हैं? 5। इसमें कितने हैं? 7, ठीक है, ठीक है। जो आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आपने भी सेकंड पॉइंट लिखा है, चेक करो क्या लिखा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 2l+1, चेक करो ये लिखा है। तो अब देखो इसके लिए फॉर्मूला याद है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, सेकंड पॉइंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। इसके बाद क्या लिखा था? m इज इक्वल टू 2l+1, ये फॉर्मूला है ना, ठीक है। अब देखो ये वाला फॉर्म लगाते हैं इसके लिए लगाते हैं। L की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू कितनी है? 0, तो ये हो जाएगा 2 0 + 1 कितने? 1 होगी। देखो एक ही ऑर्बिटल है। अब L की वैल्यू 1 डालो, कितने हो गए? L की वैल्यू 1 डालो, इसमें कितने हो गए? 3, देखो 3 ऑर्बिटल है। अब L की वैल्यू 2 डालो, कितने हो गए? 5, देखो 5 है। L की वैल्यू 3 डालो, समझ गए? अब ये ऑर्बिटल्स है ना बेटा, तो इनके नाम है। इसका तो आपको पता है S के लिए क्या होता है? S के लिए होता है आपका स्पेरिकल तो एक ही जैसा है। आप इसको इधर से देखो, बॉल तो एक जैसी दिखती है ना, स्पेरिकल तो एक ही है, लेकिन इसका तो स्पेरिकल है, सबको पता है स्पेरिकल। इसका L इज इक्वल टू 1, P का क्या होता है भाई? डबल। क्या होता है? डबल। और तीनों अलग अलग है ना ऑर्बिटल, तीनों अलग अलग एक्सिस पे होंगे। 3 तरीके की एक्सिस है, x y z। तो एक होता है इसमें px, एक होता है py, एक होता है pz। क्या होता है? pz। इसमें 5 है ना, तो पांचों अलग अलग तरीके से दिखते हैं। एक होता है आपका dxy, एक होता है dyz, एक होता है dxz, फिर ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। इसका लिख देता हूं मैं dx² - y², और इसका स्क्वायर है, ठीक है ना। ये होता है d का z², और इसका हमें पता नहीं है, इसका पूछेगा ही नहीं। एनसीईआरटी में और नीट जेई में बस इन दोनों को दे रखे हैं। क्लियर है? और इसका तो स्पेरिकल ही होता है। क्लियर है? नोट करिए बेटा फास्ट, इनके भी बना के दिखाऊंगा स्ट्रक्चर सबके। अभी तक हमने फिर क्या क्या पढ़ लिया? 3 चीजें पढ़ ली। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ लिया जो n होता है, फिर हमने पढ़ लिया एंगुलर मोमेंटम वाला, तीसरा हमने पढ़ लिया मैग्नेटिक, चौथा तो कुछ है ही नहीं। चौथा तो मैं आपको बताते ही जा रहा हूं उस टाइम से कि भाई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किस तरीके से मूव कर रहा है, कोई बता ही नहीं पाया। ऐसे बोल दो तो भी ठीक है, ऐसे बोल दो तो भी ठीक है, क्लॉकवाइज भी ठीक है और एंटी क्लॉकवाइज भी बिल्कुल परफेक्ट है बेटा वो। ठीक है? फास्ट देखिए बेटा, अब देखिए थोड़ा, इसी पूरे को मिटा दिया मैंने। ठीक है? अब देखिए सबके मैं वो या रिलेशन, तो अब ये टॉपिक खत्म हो गया, मैं इसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। रिलेशन वाला टॉपिक हटाया था मैं ऐसे, इसको काट दिया मैंने। ठीक है? आगे देखिएगा, लाल पेन ले लेते हैं। देखिए
सबके अलग अलग बनाते हैं, ठीक है। s ऑर्बिटल, ठीक है, एक ही होता है भाई इसमें। p ऑर्बिटल, तीन होते हैं, कितने होते हैं? तीन। d ऑर्बिटल, ठीक है, ठीक है बेटा। ये ध्यान सुनिएगा, f का तो 7 होते हैं, ठीक है, लिख देते हैं, वहां भी यूज नहीं होगा वैसे। f ऑर्बिटल, चलो f ऑर्बिटल, ठीक है, ठीक है ना, ठीक। ये तो स्पेरिकल है, इसको सबको पता है, ये स्पेरिकल ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटर होगा, यहाँ पे कहीं ये सेंटर होगा, और यहाँ पे कलर बना देता हूँ अलग अलग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे होंगे कहीं पे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इस तरीके दिखता ही है, ठीक है। अब इसमें आपके कितने हैं भाई? ये होता है एक, अरे भैया ये हो गया आपका px, एक py pz, ठीक है। अब इसके बनाते हैं पहले, ठीक है ना। px बनाते हैं, यहाँ py बनाते हैं, और यहाँ पे pz बनाते हैं। क्या बनाते हैं? pz, ठीक है। दो एक्सिस कर लेता हूं मैं, इसके लिए बना रहा हूं, ठीक है। इस वाले को मान लेता हूं x, इसको मान लेता हूं y, ठीक है। कौन सा ऑर्बिटल पे है भाई? कौन सा ऑर्बिटल पे px है? x पे होगा, तो p का शेप क्या होता है? डंबल, तो डंबल बना दो x एक्सिस पे, ये x एक्सिस है, ये लो बना दिया, खत्म। समझ आएगा? px का शेप क्या है? ये py है, तो y को ये ले लूं। अब इसको तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, उसको z भी ले सकता हूं, इसको x भी ले लूं। आप बोलो भाई क्या लूं, बताओ इशू। x ले लेते हैं जी। तो यहां आप किसे बनाऊंगा? डबल y पे, क्योंकि py है। अब ये बना लेता हूं, ऐसे लो, समझ आ गया? तो इसको ले लेता हूं x, इसको ले लेता हूं y, और ये क्या है? किसे बनाऊंगा बेटा? समझ आया? समझ आ गया? और इलेक्ट्रॉन, एक चीज याद रखना बेटा, दो तीन वर्ड यूज होंगे। एक वर्ड यूज होगा लोब। लोब, लोब क्या होता है? देखो इलेक्ट्रॉन जो पाया जाएगा ना, वो जो क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र दिख रहा है आपको, इस क्षेत्र के अंदर पाया जाएगा। इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में दो लोब होते हैं। ये पत्ती दिख रही है, ये वाली पत्ती, ये वाली पत्ती और ये वाली पत्ती, ये एक पत्ती लोब है, ये दूसरी पत्ती लोब है। लोब एक ऐसी जगह है जहां पे ऑर्बिटल, ऐसी जगह है, लोब एक ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। समझ गए? और इसके आउटर चीज को बोलते हैं रेड, इसे लोब बोलते हैं, उसे बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। नोड एक ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अंदर पाया गया, ये बाहर की क्षेत्र क्या है? नोड है। बाहर का क्षेत्र क्या है भाई? बाहर का क्षेत्र मतलब एरिया, ठीक है। बाहर की जो, बाहर का जो रीजन है, पोर्शन है, इंग्लिश से बोलें तो बाहर का जो रीजन है, पोर्शन है, वो आपका कहलाता है नोड। अंदर वाला इज लोब। और इसके अंदर एक पत्ती, दूसरी पत्ती, समझ गए ना? सेम हियर, समझ गए? दिस इज कॉल्ड व्हाट? परफेक्ट है बेटा, ठीक है। इसका देखो बेटा, एक होता है dxy, एक होता है dyz। लगा लेंगे कौन किसका है, ठीक है ना। सीरीज में लगा लेना बेटा, नीचे लिख रहा हूं कौन सा किसका है, लगा लेना, ठीक है ना, ठीक है। फिर होता है dxz, फिर होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर होता है dz का स्क्वायर। परफेक्ट है बेटा, ठीक है। अब बनाते हैं फटाफट। पहला वाला dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz का स्क्वायर। परफेक्ट है, ठीक है। dx कौन कौन सी एक्सिस है भाई? dxy, xy है ना, तो x बनाओ और एक y बनाओ, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं बेटा, ठीक है। इसको ले लेता हूं मैं x, इसको ले लेता हूं मैं y, ठीक है। कौन कौन सी एक्सिस पे? एक्स वाई। तो एक्स वाई पे एक्सिस पे नहीं बनाना, इसमें एक्सिस पे नहीं बनाना, इसको बनाना है इन बिटवीन द एक्सिस। कैसा? इन बिटवीन द एक्सिस। तो ये एक्सिस के बीच में एक और ये दूसरा, डबल डबल हो गए ना। डी का क्या होता है? डबल डबल। इन बिटवीन द एक्सिस, क्या? इन बिटवीन द एक्सिस। इसमें भाई देखो कौन सी वाई एक्सिस है, इसको वाई मान लूं और इसको जेड मान लेता हूं। मान लो इसको बेटा, देखो जेड मान लो इसको, क्लियर। तो फिर से इसको भी इन बिटवीन द एक्सिस, क्लियर है। ये जो तीन है पहले वाले,
ये वाला और ये वाला, ये तीनों के तीनों बनते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, और ये दोनों बनते हैं अलोंग द एक्सिस। जैसे ये बना है ना, ये एक्सिस पे बना है तो उसे बोलते हैं अलोंग द एक्सिस, और एक्सिस के बीच में बनेगा उसे बोलेंगे इन बिटवीन द एक्सिस। परफेक्ट, ठीक है। और ये समझ गए पोर्शन कौन सा है? लोब है ये, समझ रहे हो बेटा? लोब 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 का एरिया, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे, उसके बाहर का एरिया इज नोड, ठीक है। एक होता है एरियल नोड, एक होता है रेडियल नोड, वो अलग चीजें हैं, ठीक है। एक एरियल होता है, एक रेडियल नोड होते हैं। ये एक्स हो गया, यहां पे इसको जेड ले लेते हैं बेटा, ठीक है। फिर से इन बिटवीन द एक्सिस, हाँ कि ना? परफेक्ट है, समझ गए? परफेक्ट, ठीक है। इसमें अब ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब बोलोगे भाई इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, तो इसको तो बना दिया हमने किसमें? अलॉन्ग, इन बिटवीन द, तो इसको बनाएंगे अलोंग द। क्या बनाएंगे? इसको अलोंग द, ठीक है ना? समझ गए बेटा? हाँ जी। ये डी जेड, अब देख रहे हो यहाँ थोड़ा आप कंफ्यूजन होगी, यहाँ पे दो एक्सिस है, दो एक्सिस, दो यहाँ एक एक्सिस है, कौन सी है? जेड है, तो इसको ऐसे बना दीजिए, ठीक है। इसको मैं जेड ले लेता हूँ, अब इसको तो आप एक्स या वाई आपकी मर्जी, क्या बोलो, क्या लूँ बेटा? एक्स ले लिया, चलो ठीक है। तो यहाँ बना देते हैं एक, और दूसरा जो होता है वो बनता ही नहीं है, वो वहाँ वैसे बन जाता है बीच में। इसको बोलते हैं डोनट शेप। क्या बोलते हैं? डोनट शेप। क्या बोलते हैं? डोनट। नहीं देखा कैसा होता है? बीच में छेद होता है, ठीक है, गोला गोला सा। पंजाब, पता नहीं कौन सी जगह है वो, महाराष्ट्र में उसे पता नहीं क्या कहते हैं, वड़ा पाव, वड़ा है पाव कहते हैं शायद उसे, हाँ कुछ ऐसे ही कहते हैं, ठीक है ना। बीच में छेद होता है ना, और उसमें एक ऐसा लगा दीजिए, सीख कबाब लगा दीजिए तो बन जाएगा। समझ गए ना कैसा है? ठीक है। तो ये इस तरीके के होंगे भाई। परफेक्ट है बेटा, फास्ट नोट कर लीजिए जल्दी, फास्ट। तो ये आपके 3 कंप्लीट हो गए। अब लास्ट है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन 2 ही तरीके से मूव कर सकता है, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। 2 तरीके की गुलाटी खाएगा वो। एक गुलाटी है कौन सी? क्लॉकवाइज की, और एक है एंटी क्लॉकवाइज की। बढ़े आगे, जल्दी फास्ट बेटा, जल्दी देखिए। लास्ट है बेटा ये, ठीक है, लास्ट। स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एस, इट टेल अस अबाउट क्या है ये? इट इज डिनोटेड बाय एस, ठीक है। इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, जैसे कहने का मतलब ये हुआ, आप एक सपोज कहता हूं ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, ये एक ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है या फिर इस तरीके से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को कोई बता ही नहीं पाया बेटा, ठीक है। ये तो ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में बताया। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में कैसे शो किए जाते हैं? सपोज मैं कहता हूं बेटा मेरे पास ये ऑर्बिटल है एस, कौन सा ऑर्बिटल है? एस। फिर दूसरा आ गया, बोलो, फिर आ गया, फिर आ गया, ठीक है, एस पी। याद रखना बेटा, एस में एक ऑर्बिटल होते हैं, पी में 3 होते हैं, 5। ऑड काउंटिंग है, ऑड, ठीक है। 1 3 5 7 1 3 5। अच्छा, एसपीडीएफ के बाद एक और आता है जी में कितने होंगे? 9। कितने होंगे? 9। फिर आता है एच में 11 होंगे, अगर होंगे फ्यूचर में तो, अगर होंगे फ्यूचर में तो एस में 1 हो गया, पी में 3 हो गए, फिर 5 हो गए, फिर 7 हो गए, फिर 9 हो गए, फिर 11। 9 किसके लिए हुआ? जी के लिए, और एच के लिए हो गया 11। क्लियर ना? फ्यूचर के लिए याद रखो बेटा, अगर इन फ्यूचर या फिर जेईई में क्वेश्चन आ जाए तो उसको याद रखिए बेटा। क्लियर है? ओके, 1 2 3 4 5, ठीक है। एफ में 1 2। परफेक्ट है बेटा, परफेक्ट। इलेक्ट्रॉन किस तरीके से शो करेंगे, यही तो मुद्दा है बेटा। इलेक्ट्रॉन देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मैंने इस तरीके से बना दिया, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, जैसे आपको दिख रहा होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे, इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं इसको? क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। दूसरा इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसे है तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर पहला वाला बनाया है तो घड़ी की डायरेक्शन, जैसे घड़ी की सुई जाती है ऐसे जाती है ना, और दूसरा वाला इज ऐसे। परफेक्ट है ना बेटा? ठीक है, दिस कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कोई नहीं बता पाया, कहीं भी कुछ भी लगा दीजिए चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। समझ गए? क्लियर है? तो इन सब में और सी बनेंगे।
क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा आपका क्वांटम नंबर है, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस और कराता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जल्दी नोट कर लीजिए बेटा इसको, पूरा का पूरा क्वांटम नंबर है ये। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस है बेटा इसके, बहुत क्वेश्चंस है और बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपको n पता है तो आप l निकाल लोगे, l पता है तो आप m निकाल लोगे। और m में भाई इलेक्ट्रॉन ही फिल होते हैं, दो तरीके से फिल होते हैं, एक होता है आपका क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है ना। हम पहले ये सोचते थे कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में घूमता है, नहीं, वो घूमता किसमें है? ऑर्बिटल में। किसमें घूमता है? ऑर्बिटल में। यही तो बताया इसने, सारी इंफॉर्मेशन दे दी भाई, एंगुलर मोमेंटम से लेके उसकी स्पिन क्या है, हालांकि बता नहीं पाया, लेकिन पता चला कि कोई नहीं बता पाया कि वो कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, कोई बता नहीं पाया आज तक उसको, ठीक है। बढ़े आगे देखिए, कुछ क्वेश्चंस कराता हूं मैं, पीछे जाता हूं इसको, है इसी पे ले चलते हैं, ये टॉपिक को काट देते हैं, टॉपिक को काट दिया। देखो आगे क्वेश्चन लिख देते हैं। सपोज मैं कहता हूं, ऐसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है आपके पास, मैं कहता हूं भाई आपको एल पता है और एन की वैल्यू पता है, एल और एन दोनों पता है, आपको प्रिडिक्ट करना भाई कि ऑर्बिटल कौन सा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है, सपोज प्रिडिक्ट द ऑर्बिटल, प्रिडिक्ट लिखना स्टार्ट करो बेटा, प्रिडिक्ट द ऑर्बिटल फॉर द फॉलोइंग केसेस, फॉर द फॉलोइंग केसेस, फॉर द फॉलोइंग केसेस, फॉर द फॉलोइंग केसेस। पहला ए, बी, सी और डी। क्लियर है? छोटे छोटे हैं, मैंने बड़े लिख दिए, देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे सपोज कहता हूं मेरे पास एक n की वैल्यू 1 है और दूसरी l की वैल्यू सपोज मेरे पास है 0, ठीक है। दूसरा n की वैल्यू सपोज मेरे पास है, n की वैल्यू मेरे पास है, अवनीश n की वैल्यू, पहला वाला n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है। दूसरे कंडीशन में लेते हैं, n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू ले लेता हूं मैं सपोज 1 है, ठीक है। इसमें ले लेता हूं भाई n की वैल्यू मेरे पास है 5 और l की वैल्यू है 2। इसमें ले लेता हूं n की वैल्यू है मेरे पास 7 और l की वैल्यू है मेरे पास 3, ठीक है। अच्छा, n जो होगा सबसे पहले क्या लिखना है आपको ऐसे कंडीशन में, l से देख के आप पहचान लीजिए सब शेल। L0 किसके लिए होता है? s के लिए, s, और s के आगे n जो है ना वो लगा दीजिए, 1s। हो गया, हो गया, समझ गए? ये ऑर्बिट बता रहा है, पहले ऑर्बिट का आज s सब शेल है, पहले ऑर्बिट का s सब शेल है। क्या बता रहा है? 1 मतलब ये ऑर्बिट है, उसके अंदर सब शेल कौन सा है? s है, ठीक है। इसमें देखिए कौन सा L1 किसके लिए होता है? p के आगे लगा दीजिए 3। थर्ड ऑर्बिट का p सब शेल है, थर्ड ऑर्बिट का p सब शेल, इसमें D5। फिफ्थ ऑर्बिट का d सब शेल है, फिफ्थ ऑर्बिट का d सब शेल है। इसमें l की वैल्यू 3 है, बोलो बेटा, हाँ l की तो F7, सेवंथ ऑर्बिट का ये होगा f ऑर्बिटल। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो एनसीईआरटी बुक खोलो बेटा, तो नीला एनसीईआरटी कैसी बातें करते हो, चलो ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये आपके क्वांटम नंबर के क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, जैसे मैं बोलूं कि भाई मेरे पास ना एक बॉयल्ड एग है, समझना चीजों। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था ऐसे 11th क्लास में, 19 या 18 का कोई केस था, उसमें आया था क्वेश्चन ऐसे किसी स्कूल में कि भाई एक अंडा है, ठीक है, अंडे को मैं बॉयल कर लेता हूं, ठीक है, और उसके ऊपर की जो परत है उसको मैं निकाल देता हूं। तो ऊपर की जो परत है वो क्या है आपके अकॉर्डिंग? शेल है, शेल है, हाँ शेल है। और उसके जो अंदर वाली चीज है जो आपको वाइट मिला, ठीक है, तो वो क्या होगा? सब शेल। तो ऐसे बोला गया कि भाई शेल और सब शेल कभी बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, ठीक है। शेल क्या है आपका? n, शेल क्या है? n, शेल क्या है? n है ना शेल, और l क्या है? सब शेल। n और l कभी बराबर ही नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप देखोगे ध्यान से, जो हमने रिलेशन पढ़ाया है, आपको रिलेशन पढ़ाया है, वो l = 0 से लेके n-1 तक है, समझ आया? n और l कभी बराबर ही, अरे शेल और सब शेल कभी बराबर ही नहीं होंगे भाई। जहां भी n और l इक्वल मिला वो जगह गाड़ देना, वो गलत है। यहां भी देख लीजिए, और कभी भी l जो है वो सब शेल क्या शेल से बड़ा हो सकता है? हो नहीं सकता।
छोटा होगा, बराबर भी नहीं होगा, छोटा होगा हमेशा। ठीक है, क्या होगा समझ गए ना, n जो है वो हमेशा उससे बड़ा होगा। ठीक है, किससे, l से। यहां भी देख लीजिए सारी कंडीशन में, जो l है वो n से छोटा है, यहां भी देख लीजिए, कभी सेम नहीं हो सकते, हमेशा l छोटा ही होगा n से, हमेशा हमेशा। n और l कभी n से बड़ा नहीं हो सकता और l कभी n के बराबर नहीं हो सकता। क्लियर है, परफेक्ट है, ठीक है। तो ये आपके पूरा का पूरा क्वांटम नंबर है। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी।